छात्रों का स्वागत है और आज हम अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसे कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा जैसे कि एक होता है खाने का सोडा और एक होता है धावन सोडा। खाने का सोडा खाने में रसोई घर में इस्तेमाल किया जाता है खाने की चीज़ों को बनाने के लिए, और धावन सोडा कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी डिटर्जेंट होते हैं आप ये समझ सकते हैं। तो लेकिन हम इसे बनाते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है, इसके उपयोग क्या है, आज उसे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो सूत्र धावन सोडा जो है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। ये है धावन सोडा का सूत्र, ठीक है। तो इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं Na मतलब सोडियम, तो सोडियम, और CO3 मतलब कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब इसे कैसे बनाते हैं, तो दो प्रकार के सोडा है। सोडा कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक है खाने का सोडा और दूसरा है यहाँ पे धावन सोडा। तो सोडा को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है खाने का सोडा, यहाँ पे हम लिखेंगे, और दूसरा है धावन सोडा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। धावन सोडा, खाने का सोडा जो है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब इसको बाई भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा का तो हम फॉर्मूला लिख ही चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट सीधा सीधा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, धावन सोडा यदि हमें बनाना है, मतलब हमें अगर ये बनाना है, तो इसकी हेल्प से बनता है, खाने के सोडे की हेल्प से। देखो कैसे। अगर हम खाने का सोडा गर्म कर दें, मतलब NaH, सोडियम बाई कार्बोनेट, यदि खाने का सोडा जो है इसे यदि हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म, यानी कि ऊष्मा इसमें से दे दें, तो इसके जो है टुकड़े टुकड़े, यानी कि ये विघटित हो जाता है, और विघटित होकर सबसे पहले तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा Na2CO3। इसके साथ में हाइड्रोजन जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन क्या है इसमें, ये देखो, ये धावन सोडा बन गया ना, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो दो सोडियम है, लेकिन इस तरफ क्या दो सोडियम है? आंसर है नहीं है। तो यहाँ पे दो का गुणा कर लो, बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही देखना है, अपने आप बैलेंस है। बस सोडियम देख लो, इस तरफ कितने हैं? दो, इस तरफ भी दो है। अब आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो कि दो हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है। कार्बन यहाँ पे देखो दो का गुणा है सी में, तो कार्बन कितने होंगे? दो। यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। बस ऑक्सीजन तो वैसे ही अपने आप हो जाएंगे, तीन दूनी छह ऑक्सीजन, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन, और एक ये और दो ये, तो तीन ये है और तीन ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? छह ऑक्सीजन। तो धावन सोडा कैसे बनाया हमने? तो धावन सोडा बनाना है तो खाने के सोडे को गर्म करना है। तो खाने के सोडे को जब गर्म किया जाता है, खाने का सोडा बोल सकते हैं या फिर हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है, ये जल का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब इसका जो उपयोग है वो कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? धावन सोडा, ठीक है।
तो उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग तो आप याद रख सकते हो कि बोरेक्स निर्माण में, कक्षा 11 में आप पढ़ोगे बोरेक्स, बोरेक्स के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, बोरेक्स बनता है तब हम जो है धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स जो है यहाँ पे बोरान के हाइड्राइड कहलाते हैं, मतलब बी और एच। अगर ये बोरान के साथ में हाइड्राइड हो, मतलब कि बोरान के साथ में हाइड्रोजन परमाणु हो, तो वो बोरेक्स कहलाते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि Na2B4O7, Na2B4, सॉरी, यहाँ पे बोरान के हाइड्राइडों को जो है बोरेन कहते हैं, ये पहले याद रखो, बोरेन। लेकिन बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7, ये देख लो आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। उपयोग बोरेक्स का निर्माण है, तो उसके उपयोग में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जल की जो स्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता, कई दिनों से कहीं जल रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वो कठोर हो गया है। देखो, बहता हुआ जल मृदु होता है और रुका हुआ जल कठोर होता है। जैसे तालाब का पानी रुका हुआ होता है लेकिन नदी का पानी चलता हुआ होता है, तो नदी का पानी होगा मृदु और तालाब का होगा कठोर। तो उस कठोरता को समाप्त करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, तो धावन सोडा का। तो कठोरता जो है उससे समाप्त होती है, किसकी, रुके हुए जल की, या फिर जल की कठोरता दूर करने के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा। अब तीसरा जो है वो कांच, साबुन जैसे उद्योगों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कांच के उद्योग में, कांच जहां बनता है वहां पे धावन सोडा का इस्तेमाल होता है। और साबुन इस्तेमाल, साबुन तो वैसे ही मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि डिटर्जेंट, साबुन सारे के सारे धावन सोडा से ही बनते हैं। तो आइए नोट्स में देख लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए धावन सोडा बनाने की विधि और इसके उपयोग से। हालांकि दो उपयोग आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लो कि विधि में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से कार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त किया जा सकता है। ये देखो धावन सोडा, इसके बारे में ही हमने पढ़ा है। और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उपयोग में हम लिखेंगे कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। दूसरा लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता हटाने में। तीसरा बोरेक्स के निर्माण में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में फटाफट से लिख लो। और नोट्स तो बनाते जा रहे हो, कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बता दो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो पता नहीं होता कि कहाँ से कब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कई बच्चों को पता नहीं होता है, हालांकि इसे शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, ठीक है। तो वही पुट्टी है जो सीलिंग में लगाई जाती है डिजाइन निकालने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का पाउडर होता है, ठीक है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। टूटी हड्डियों को जोड़ते हैं तो वहां पे भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। तो सफेद पाउडर होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि सफेद पाउडर जो है वो पीओपी है। और घरों में इस्तेमाल होती है पुट्टी, जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आइए सूत्र की बात कर लेते हैं। तो असल में ये कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे CaSO4। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और, कि आधा जल का अणु इसमें हम इंटू कर देंगे। याद करने की ट्रिक है कि कैल्शियम सल्फेट में आधा जल का अणु यदि इंटू कर दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका उपयोग है पहला टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, मतलब जो हड्डियां टूट जाती हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा प्लास्टर बनता है उनके ऊपर। और आपने सुना होगा, देखा होगा लोगों को, जब हड्डियां वगैरह टूटती हैं तो वहां पे प्लास्टर लगाया जाता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर उपयोग करें तो मूर्तियां वगैरह, खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब नवरात्रि के पहले जो है मतलब माँ देवी की जो मूर्ति बनाई जाती है, तो चेहरे का जो आपने देखा होगा कि चेहरा इतना स्मूथ कैसे हो जाता है, एकदम क्लीन लगता है। देवी माँ की जो मूर्ति होती है, गणपति बप्पा की जो मूर्ति होती है, तो जो वहां पे यदि बात करें तो उनका चेहरा एकदम क्लीन होता है, तो वो पीओपी से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों की जो सीलिंग होती है, जो जहाँ पंखे लगाए जाते हैं, यदि आपके घर में लगी होगी तो पीओपी आप ऊपर देख सकते हैं। तो वहां पे भी क्या होगा, पीओपी का इस्तेमाल किया
गया है। उससे क्या होता है कि डिज़ाइन वगैरह अच्छे से निकल आती है और ये इसका एक खतरनाक जो है ये मतलब अच्छा गुण भी कह सकते हैं कि पीओपी पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही अगर इसे नमी कहीं से मिलती है तो ये कठोर होने लगता है। कठोर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ठोस होने लगता है, मतलब वो जिप्सम में बदल जाता है। वो ठोस पदार्थ जिप्सम कहलाता है और नमी नहीं मिलेगी तो वैसे ये पाउडर ही रहेगा। तो अगर कहीं से इसे नमी मिल गई या बाहर खुला छोड़ दिया पाउडर को तो वो धीरे-धीरे ठोस हो जाएगा। ये भी पीओपी का एक खास जो बात होती है। तो इसके 2 मूर्तियाँ खिलौने बनाने में आप लिख सकते हो, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तो इसका जो नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये रहा सूत्र और ये रहा 2 इसके उपयोग है। तो है तो बहुत सरल-सरल से क्वेश्चन, मुझे भी ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। बहुत ही सिंपल है समझने में, हालाँकि कोई लॉजिक नहीं है इनके पीछे, बहुत सिंपल-सिंपल हैं, लेकिन नोट्स के साथ क्रम से स्टडी करना है तो सब चलता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा फास्ट भी चलना ज़रूरी रहेगा। उससे क्या होगा कि चीज़ें जल्दी-जल्दी होंगी तो हम परीक्षा के पहले सभी का अच्छे से रिवीजन कर पाएँगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जुड़ा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्र रोधी बर्तन ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें हवा प्रवेश नहीं कर सकती या फिर जो नमी है आसपास की, जो वातावरण में थोड़ी बहुत ठंडक होती है वो प्रवेश नहीं करे, तो ऐसे बर्तनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखा जाता है? जो आर्द्र रोधी, आर्द्र मतलब नमी, आर्द्र मतलब क्या होता है? नमी। अब आप सोच रहे होंगे नमी क्या होती है? देखो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे बाहर बरसात के दिनों में बाहर जो वातावरण होता है उसमें नमी होती है, गर्मियों के दिनों में सूखा वातावरण होता है, आप समझ सकते हैं। बरसात के दिनों में कैसा होता है? हवा जो है वो ठंडी होती है, लेकिन गर्मियों में यदि दोपहर में देखा जाए तो हवा एकदम गर्म होती है। तो हम कहेंगे कि बरसात के मौसम में ज़्यादा नमी है। ठंडे के मौसम में भी नमी होती है, कोहरा वगैरह होता है, लेकिन जो गर्मियों का मौसम होता है जिसमें दोपहर होती है, तो उसमें क्या होता है कि नमी नहीं होती है। तो ऐसे बर्तनों में इस पीओपी को रखा जाता है। तो मैंने चर्चा की है कि क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे इसे वायु में खुला छोड़ देंगे, तो वायुमंडल में क्या होती है? नमी होती है। थोड़ी बहुत आर्द्रता तो सब जगह रहती है। तो जो नमी है इसको ये पाउडर धीरे-धीरे ग्रहण करेगा, जो पानी के कण हैं वायु में, उसको ये ग्रहण करेगा और एक ठोस पदार्थ बना देगा। इससे ये ठोस पदार्थ फिर एक बार बन गया तो बन गया, तो पाउडर जो है हमारा बेकार हो गया। तो हम इसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये जो ठोस पदार्थ है इसे हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम। असल में ये जिप्सम बन जाता है पीओपी। ये क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जैसे ही नमी के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ही नमी के साथ रिएक्ट करेगा तो जिप्सम में बदल जाता है, जो हमारे कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि वो ठोस पदार्थ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो टूटी हड्डियां को जोड़ने के लिए जो आपने देखा होगा किसी के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वो कितना ठोस रहता है, वो जिप्सम बन गया अब, क्योंकि वो वायुमंडल की नमी में बन गया। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे जो घरों में पीओपी का इस्तेमाल होता है, तो जब वो सूख जाती है तो वो जिप्सम बन जाती है एकदम। वैसे ही समझ सकते हैं उदाहरण के आधार पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अब आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? इसलिए ही तो रखते हैं ना कि वो नमी से क्रिया ना करके ठोस पदार्थ जिप्सम ना बना ले। ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कैसे बनता है वो समीकरण, समीकरण सहित लिखना है तो समीकरण देखो कैसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम सल्फेट लिख लो और आधा इंटू में आधा अणु जो है वो जल का लिख लो। ये लिख लिया कैल्शियम सल्फेट, आधा अणु जो है वो जल का लिख लिया। इसके साथ साथ में जब ये नमी से क्रिया करेगा मतलब H2O, यानी ये होती है नमी, तो नमी से क्रिया करके जिप्सम बनाता है और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यहाँ पे लिख लिया 2H2O। तो अब देखो यहाँ पे 2H2O बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक और आधा मतलब कि 1.5 H2O है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम हम 2H2O का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम 2H2O को यहाँ पे गुणा करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे भी हो गया 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 4 के साथ साथ में ये देखो एक हाइड्रोजन ये है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन? 5 हाइड्रोजन।
तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट में 2 का गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो आधा H2O है, अब 2 का गुणा होगा तो पूरा H2O बन जाएगा। तो 2 H2O मतलब पूरा H2O जब बनेगा और यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 H2O हो गए, 2 दूनी 4 H2O और यहाँ पे केवल 1 H2O ये बन जाएगा, आधा आधा 2 बार है ना, तो आधा आधा 1 H2O यहाँ पे बना और 2 H2O यहाँ पे है, तो 3 ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे कर लो 3, तो 3 और 1 हो जाएंगे 4 H2O। तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैं और एक सरल तरीके से बताऊंगा। देखो ये देखो क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये क्या है बताओ, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये नमी के साथ में क्रिया करेगा तो जिप्सम बनाएगा। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। अब हमें यहाँ पे H2O बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आधा H2O है तो इसको पूरा H2O कर लो, H2O बटे 2 है ना, मतलब आधा H2O है तो इसको 2 का गुणा कर लो, तो अब ये आधा H2O नहीं है, ये पूरा H2O हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे समझो। लेकिन 2 का गुणा करने से कैल्शियम भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 कैल्शियम यहाँ पे भी कर दो। इस चक्कर में 2 दूनी 4 H2O होगा, कितने, 2 दूनी 4 H2O। तो इस तरफ तीर के चिन्ह के इस तरफ टोटल कितने H2O हैं, 4 H2O। यहाँ पे एक H2O ये है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, तो 3 और 1 4 H2O और यहाँ पे भी 4 H2O, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप बैलेंस कर लेना। तो आइए नोट्स में कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नोट्स में ऐसे लिख लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक आर्द्रता ग्राही पदार्थ है। आर्द्रता ग्राही मतलब नमी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही पाउडर, सफेद पाउडर, ये नमी ग्रहण करता है। अतः यह आर्द्रता या नमी से क्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम, जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो कठोर पदार्थ क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है, आर्द्र रोधी बर्तन में, ठीक है, जिसमें नमी या कुछ भी अंदर ना जा सके। तो जैसे पॉलीथिन होती है, एयर निकाल दी जाए तो उसके अंदर, ये रिएक्शन हमने अभी अभी समझी है, तो ये आप देख के लिख सकते हो। इसके बाद यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो मैंने यहाँ पे साथ देख, मतलब नोट्स में लिख लो, कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से चेक करेंगे कि आपने कैसे कैसे पढ़ा है। तो इसलिए उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैंने शामिल किए हुए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, लेकिन हम इनको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बस देखना बस है, कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण, तो हमने बनाया था ना विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड होगा जो कि बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो ये नोट्स में लिख लेना, 28वें नंबर का होगा। इसके बाद है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा जो उपयोग में हमने देखा, धावन सोडा बनाने की विधि और उपयोग, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था। तो ये भी अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आप करो। इसके बाद जो तीसवा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। ये भी हमने देखा धावन सोडा बनाने की विधि में कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा बनता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देख सकते हैं कि कभी भी यदि टॉपिक रिपीट होने लगे तो समझ जाओ पूरा पढ़ रहे हो। कहीं से भी यदि टॉपिक रिपीट होने लगे तो समझ जाओ कि पूरा पढ़ रहे हो, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हो। और ये एक खास बात है। चलिए अब इसके बाद देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। देखो ये जिप्सम बना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब इसको उल्टा कर दो तो ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया होती है, नमी से क्रिया होती है, तो ऐसे होती है, जो कि ध्यान रखेंगे आप। तो ये आप जो समीकरण है इसको भी कर सकते हैं। अगर ये समीकरण नहीं लिखना तो एक और हमने लिखा है, वो भी आप लिख सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया, ये देखो, तो ये जिप्सम बनता है, ये भी रिएक्शन बैलेंस है, और यहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस ही है, ये वाली, सॉरी, ठीक है। अब